हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ, बट क्या करूँ गाइस, मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है और काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी सीरीज भी नहीं आ रही थी गाइस जिनमें दम हो। लेकिन अब आपका वेट खत्म होता है क्योंकि एक नई और अमेजिंग सीरीज जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, कहानी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पहले एपिसोड की शुरुआत एक नरेटेड वॉइस से की जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि हेवन और अर्थ को कनेक्ट कर दिया गया है सोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक विच एम्परर जिसे पूरी यूनिवर्स को डोमिनेट करना है, उसे एक खास तरह की सोल की जरूरत है। खास सुप्रीम सोल पावर को ऑब्टेन करने के लिए वो अलग अलग रियल्म में भटक रहा है। उसी सोल को पाने के लिए उसने यूनिवर्स के एक रियल्म में तबाही मचा दी है, लेकिन ह्यूमन एम्परर लिफैन ने उसे रोकने के लिए अपनी सारी आर्मी को कमांड किया है और इतनी बड़ी युद्ध होने के बाद भी उसकी आर्मी हार गई। आगे विच एम्परर उससे कहता है कि अब तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। वो उसके सामने ही उसके साथी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखते ही लिफैन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और वहाँ के आसपास के सारे सोल्जर्स के सोल को वो अपने बॉडी में गैदर करने लगता है। लेकिन उस विच डेमन ने अपनी शक्तियों का यूज करके उसे जकड़ लिया होता है। अपने 1000 हैंड के हार्ट पियर्सिंग टेक्निक का यूज करके उसकी मॉर्टल बॉडी के हजारों टुकड़े कर देता है। इस असहनीय दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे मारा जाता है, जिसे देख के विच डेमन उससे कहता है कि तुम मेरे लिए मात्र एक मांस और खून के लोथड़े हो। मैं तो सोचा था कि इस रिल्म में आकर के मेरे सोल पावर की खोज खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ आना मेरे लिए तो बेकार ही रहा। जब वो विच डेमन डिसअपॉइंट होकर के वहाँ से जाने लगता है, तब उसे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। देखते हैं कि लिवॉन की जो फिजिकल बॉडी होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बावजूद आसपास के स्पेस से एनर्जी गैदर करने लगती है और वापस से उसकी फिजिकल बॉडी का पुनर्जन्म हो जाता है। इस तरह की जो स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो रही होती है, ये देख करके वो विच डेमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो इस रेल में मेरा यहाँ पे आना इतना भी बेकार नहीं गया। जिस सोल की मुझे तलाश है वो लगता है इसी की बॉडी में छुपी हुई थी। लेकिन यहाँ देखते ही देखते लिवॉन की जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगती है। देखते ही उस विच डेमन के तो पसीने छूटने लगते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये बंदा इंटायर वर्ल्ड की यहाँ पे सोल पावर को एब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण हेवन और अर्थ के बीच ये जो बैरियर बना है वो गायब हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया का जो इंटायर टाइम स्पेस है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपने आगे की बात कंटिन्यू कर पाता, यहाँ पे जो लिफान होता है उसे कहता है कि अपने घुटने टेको, और उसके कहते ही वो जो डिमन एम्परर होता है उसके सामने झुक जाता है। वो विच एम्परर यहाँ पे हैरानी से भर जाता है। ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, ये तो एक सुप्रीम इमॉर्टल की होती है। ये सिर्फ तभी अचीव की जाती है कि जब कोई अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है वो विच एम्परर जान पाता पहले ही लिवॉन ने अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके एक बड़ी सी शॉट को जनरेट किया होता है। मात्र एक ही अटैक से उस विच एम्परर का वहीं खात्मा हो जाता है और फिर लिवॉन यहाँ पे राहत की सांस लेता है कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ। इतने में ही वापस से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है। आसमान से एक बहुत बड़ा स्टोन का टुकड़ा जिसमें अजीब तरह के इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव होते हैं, वो अचानक से वहाँ पे गिरता है। अब उस स्टोन के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे सामने इमॉर्टल लॉर्ड अपीयर हो चुके हैं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने अभी तक नील डाउन नहीं कर रहे हो। फिर लिवॉन उससे कहता है कि एक मामूली से स्टोन के टुकड़े होकर के तुम अपने आप को इमॉर्टल लॉर्ड कैसे कह सकते हो। ये बात सुन करके उस पत्थर के अंदर से फिर से आवाज आती है कि एक मामूली से मॉर्टल होकर के तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने सवाल करने की। मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ जो कि इस सारे रिल्म्स और यूनिवर्स का लीडर है, और अगर तुम अपनी सोल को मुझे सेक्रीफाइस कर दोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें चाहत है। मैं तुम्हारी इनर पीस को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ तुम्हें असीम शक्तियों का मालिक बना सकता हूँ। से तुम चाहो तो इस पूरी यूनिवर्स को डोमिनेट कर सकते हो। लिवॉन जो होता है वो उस स्टोन के पास जाता है और उसके अंदर अपना हाथ डाल करके उस इमॉर्टल एम्परर के सोल को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ लिवॉन की सोल पावर को देख करके इमॉर्टल एम्परर शाशा भी हैरान रह जाता है। लगता है कि मेरी ये जो सोल है जो कि हजारों सालों से इस स्टोन के शिलालेख में गहरी नींद में थी, लेकिन ने तो मात्र एक ही झटके में मुझे इस स्टोन की कैद से बाहर निकाल दिया। अब मुझे जरूर कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं इसकी सोल पे कब्जा कर सकूं। इस बंदे की ही सुप्रीम सोल की मदद से ही मैं इस सप्रेसिंग स्टोन से बाहर आ सकता हूँ, लेकिन इतनी आसानी से ये अपनी सोल मुझे हैंड ओवर नहीं करने वाला।
इसके लिए मुझे इसे कुछ अलग ही पट्टी पढ़ानी होगी। अब आगे जो इमॉर्टल एम्परर साशा जो होता है यहाँ लिवॉन को अपना परिचय देने लगता है। मैं एक इमॉर्टल लॉर्ड हूँ जो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मैं तुम्हें ज्ञान और पावर की ऐसी शक्तियाँ दे सकता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत लकी हो जो इसने मुझे हजारों साल की नींद से इतने आसानी से जगा दिया है। लिवॉन यहाँ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता और उससे कहने लगता है कि तुम भी उस विच डिमन की ही तरह होगे जो कि मेरी सोल ऑब्टेन करने के लिए आए हो। लेकिन अगर मेरी सोल तुमने चुराने की भी कोशिश की तो तुम्हारा हश्र क्या होगा ये तुम नहीं जानते। विशासा उसे कहता है कि मुझ पे अटैक करने के बारे में सोचना भी मत। मैं ही वो इमॉर्टल एम्परर हूँ जो कि तुम्हारी सोल को वापस से तुम्हारी बॉडी में स्टोर करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन लिवॉन यहाँ उसकी एक नहीं सुनता और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स वापस से इकट्ठा होने लगती है। उसकी ये स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि आसपास के जितने भी रिल्म्स होते हैं वे सभी भी शेकन करने लगते हैं। ये देख करके अब उस इमॉर्टल एम्परर साशा ने ये ठान लिया होता है कि इस बंदे की सोल पावर तो मैं ही ऑब्टेन करूंगा। तभी उसी समय लिवॉन जो होता है उसे किसी बंदे की मेमोरीज हंट करने लगती हैं। एक ऐसे बंदे की मेमोरी दिखने लगती है। तभी बुली क्या करते थे। अब यूनिवर्स के उस रिल्म में अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ जो लिवॉन होता है एक ऐसे बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि अभी बेहोश पड़ा है कि सिस्टर लगातार उससे बातें कर रही होती है जिसे लिवॉन भी सुन रहा होता है। लिवॉन के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अजीब सी जगह होती है। यहाँ पे सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे आके टेलीपोर्ट हो गया है। साशा उसे बताता है कि ये एक ऐसे बंदे की स्पिरिट सी है हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं जो कि मर चुका है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी सुप्रीम सोल की पावर इंटायर वर्ल्ड को ही तबाह कर देगी, लेकिन तुम तो एक ऐसे डेड पर्सन की कॉन्सिक्वेंसेस में आ फंसे हो कि तुमसे भी ज्यादा मरा हुआ है। अब आगे साशा यही सोच के ही रोने बिलखने लगता है कि कहाँ मैं एक इमॉर्टल लॉर्ड जो कि हजारों सालों की गहरी नींद के बाद जागा है वो एक्चुअल में आज एक डेड पर्सन की बॉडी में ट्रैप हो चुका है। कैसे बंदे को मुझे सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल रिल्म्स बनाना है जो कि खुद मरा पड़ा है। तो अच्छा कि मैं यूनिवर्स के दूसरे रिल्म में चला जाता और अपने इमॉर्टल कोड को वापस से रिबिल्ड करता। कि तभी यहाँ पे लिवॉन को एक आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसकी सिस्टर लियाओ की होती है। उसे आखिरी बार फेयरवेल कह रही होती है कि उसने कई सारी कोशिशें की हैं अपने भाई को वापस से जगाने के लिए, के कारण उसकी सोल पावर अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। यही सोचते हुए वो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो चुकी है। इसलिए उसने अपनी इस ब्रदर की बॉडी को जलाने का फैसला किया है। जलाने के बाद वो खुद भी फांसी लगाने वाली थी। यहाँ पे लियाओ उसे आखिरी बार अलविदा कहते हुए जैसे ही वो उसकी बॉडी को बर्न करती है इस स्पिरिट सी में भी यहाँ पे चारों तरफ आग जलने लगती है। इसे देख के साशा घबरा जाता है और सोचने लगता है मेरी ये जो भटकती स्पिरिट सोल है अभी तक उस स्टोन से पूरी तरह से बाहर नहीं आई। मैं एक मरे हुए बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से नहीं मरना चाहता। इधर लिवॉन जो होता है वो अपनी सिस्टर लियाओ की इस तरह की इमोशन को देख करके बहुत ही ज्यादा उसका दिल भर जाता है। वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने सुप्रीम सोल पावर का यूज करेगा ये आजमाने के लिए कि उसकी ये जो सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर है उसे वापस से पुनर्जीवित फिर से कर पाती है कि नहीं। ऐसा करते ही उसकी बॉडी से ढेर सारी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जीज रिलीज होने लगती है। ये देख के साशा उससे कहने लगता है कि ये बंदा तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। ये इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये खुद तो जाएगा ही, साथ में मुझे भी ले डूबेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिवॉन की वो जो सुप्रीम सोल होती है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। उसकी जो सोल होती है वो वापस से इस ली फैन नामक बंदे के अंदर जा पहुंचती है जिससे कि यहाँ पे ली फैन पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे अपनी बहन फांसी लगाते हुए दिखती है। इसे बचाने के चक्कर में ही वो उस स्टोल को नीचे गिरा देता है। इरफान यहाँ जो होता है वो अपनी सिस्टर को बचा लेता है। यहाँ लियाओ को तो ये देख के यकीन ही नहीं आता कि उसका भाई वापस से जिंदा हो चुका है। उसे अभी सपना समझ रही होती है, इसीलिए इस सपने से जागने के लिए वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। तमाचे की गूंज इतनी ज्यादा होती है कि उसे फाइनली यकीन आ जाता है कि उसका भाई जिंदा हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मोटे बंदे की एंट्री होती है। इसका नाम माँ जियान है। जियान ही वो बंदा है जिसके कारण यहाँ पे लियाओ जो होती है वो फांसी लगाने पे मजबूर थी, क्योंकि माँ फैमिली वालों ने ही इसे मजबूर कर रखा है इस जियान से शादी करने के लिए। आज ये जबरदस्ती की शादी करने के लिए ये जियान यहाँ पे आ चुका है, जो कि आते ही लियाओ से कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारा भाई वापस से जिंदा हो गया, चलो ये तुम्हारी शादी तो देख पाएगा। मैं कब से मरा जा रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा उतावला हूँ ब्राइडल चेम्बर में जाने के लिए। लिवान उसे देखते ही कहता है कि तो तुम हो वो जियान जिससे शादी ना करने के लिए मेरी बहन मौत को अपनाने के लिए तैयार थी। लिवान उसे कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी अजूरा ड्रैगन मार्शल स्पिरिट नहीं है, न किसी मार्शल स्पिरिट के। तुम्हें मैं आसानी से एक चुटकी में ही वापस से मार डालूंगा।
इस पे लिया उसे कहती है कि वापस से मेरे भाई को टच करने की भी कोशिश की, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। तो वो जियान उसे कहता है कि अपने ये जो तेवर है वो उस ब्राइडल चेम्बर में दिखाना, किसी भी लड़कियों के हाथ में वेपन्स शोभा नहीं देते। इरफान यहाँ अपनी सिस्टर के हाथों से वो वेपन ले लेता है। उसे कहता है कि ये मोटा सही कह रहा है, लड़कियों के हाथों में वेपन्स अच्छे नहीं लगते। जिस मजे की तलाश में यहाँ पे आया है इसे तो मैं असली मजा चखाता हूँ। जिस पे जियान उनसे कहता है कि तुम दोनों भाई बहन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, एक जंग लगे नाइफ से तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। बिना मेरे सोल पावर के लेवल को जाने तुम दोनों ही मेरे सामने इस तरह से तन के खड़े हो। अब उसकी ये धमकी सुनते ही लिफान जो होता है वो इमॉर्टल लॉर्ड शाशा से कहता है कि तुम जिस अपॉर्चुनिटी को मुझे देने के बारे में कह रहे थे मैं उसे ट्राई करना चाहूंगा, और मैं सिर्फ 3 गिनने का ही समय तुम्हें दूंगा। जिस पावर की बात तुम कर रहे थे जो कि सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल रेल्म्स है, इसे जरूर ट्राई करना चाहूंगा। शाशा उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक भटकती हुई स्पिरिट हूँ जो कि कई सालों से इस सोल सप्रेसिंग स्टोन में कैद थी। तो मुझे 3 गिनने तक का समय कैसे दे सकते हो, मैं इतनी ज्यादा एबिलिटी कहाँ से गैदर करूंगा। लेकिन लिवॉन ये कहते हुए कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता, और वो अपनी काउंटिंग शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी गिनती 3 पे खत्म होती है सो उससे कहता है कि मैं अपनी इमॉर्टल लॉर्ड की पावर तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। इधर वो मोटा जियान जो होता है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा किससे बात कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। आगे वो अपने बंदों से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ बारात में लेकर के आया हूँ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इसे मारो। जैसे ही वे सारे बंदे यहाँ लिफान भी एक साथ टूट पड़ते हैं। लिफान के यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इमॉर्टल लॉर्ड की पावर पाते ही वो जो जियान होता है वो भी हैरान रह जाता है कि इसने तो अपने सोल पावर को खो दिया था, तो आखिर ये इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसे गैदर कर सकता है। इधर देखते ही देखते लिफान जो होता है उसने अपने बॉडी टेम्परिंग के 6th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, और ये बॉडी टेम्परिंग रिल्म सोल पावर की सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल है। जैसे जैसे यहाँ लिफान की पावर इंक्रीज हो रही है, टेम्परिंग रिल्म के 6th लेवल पे पहुंच चुका है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। आगे यहाँ लिफान शाशा से कहता है कि बस एक इमॉर्टल लॉर्ड होते हुए भी तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है, कुछ अपनी एफर्ट डालो क्योंकि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। जिस पे शाशा उससे कहता है कि अगर मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर दी तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगेगी, फिर इसके परिणाम के बारे में आगे मुझसे मत कहना। जिस पे लिफान उससे कहता है कि वो इंटायर वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जीज को हैंडल कर सकता है, तो मात्र तुम्हारी एनर्जी को वो कैसे नहीं हैंडल कर पाएगा। तुम्हारी पावर तो मेरे बॉडी के लिए मात्र एक गुदगुदी करने वाली टिकलिंग पावर जैसी है। अब शाशा अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो सारे बंदे एक साथ ही हवा में उड़ जाते हैं। अब यहाँ जैसे ही लिफान एक एक कदम बढ़ाता जाता था, उसकी जो स्पिरिचुअल रेल्म्स की पावर थी वो बढ़ती जाती थी, और वो एक एक लेवल पे ब्रेक थ्रू करता जा रहा था। सोल पावर बढ़ते हुए यहाँ एलिमेंट गैदरिंग के 3rd लेवल पे बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो हर एक बंदे को साफ करता जा रहा था, उसकी एलिमेंट गैदरिंग लेवल की जो पावर होती है वो 12वें लेवल तक पहुँच जाती है। यहाँ पे अब उन सारे बंदों का वो काम तमाम कर चुका होता है। अब बारी उस मोटे जियान की होती है। इसने अब खुद ही लिफान का सामना करने के लिए अपने मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया होता है, जो कि एक पॉइजनस फ्रॉग की होती है। जैसे ही वो अपने जहर से लिफान पे अटैक करता है, लिफान उसे ये कहता हुआ कि भले ही मेरे पास मार्शल स्पिरिट की पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट्स तो है। लिफान ने तो अपनी मार्शल आर्ट स्किल का यूज करते ही एक झटके में ही उसके मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इधर वो जो जियान होता है वो हक्का बक्का रह जाता है, वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो लिफान है इसकी तो मार्शल स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और ना ही इसके अंदर कोई सोल पावर बची थी। वो मरा वो बंदा अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। आगे वो लिफान को धमकी देने लगता है कि मेरी जो माँ फैमिली है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिस पे लिफान उसे गले से धर दबोचता है और उससे कहता है कि आज तेरी शादी थी ना, चलो मैं तुम्हारे माँ फैमिली के हाउस में जाता हूँ उस शादी की बधाई देने के लिए। बिल्ली याओ वहाँ पे आती है और उस मोटे से कहती है कि तुझे मुझसे शादी करनी थी ना, अब मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि किसी के साथ भी शादी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें उस माँ फैमिली की ही पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली का जो लीडर होता है वो जश्न मना रहा होता है। उसके जो साथी होते हैं उससे कहते हैं कि काफी देर हो गई है, लगता है अभी तक अपनी ब्राइड को लेकर के नहीं आया है। इस पे उसका बाप कहता है कि जियान शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला था,
सकता है कि वो तुरंत ही शादी करने के बाद ब्राइडल चेम्बर में चला गया हो, या तो वो अब तक अपनी शादी को ही सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ नहीं आया है। इतने में दूर से उसे फादर कहते हुए कोई पुकारता है। थोड़ी देर बाद जियान की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। बाप जियान की ये हालत देख करके घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी चारों तरफ से सूज चुकी थी। यहाँ पे वो जियान अपने बाप से कहने लगता है कि मेरे मार्शल स्पिरिट को उस लिफान ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कि वो अपनी सेंटेंस पूरी कर पाता है इससे पहले हम देखते हैं कि जो बची कुछ जान भी होती है वो पूरी तरह से निकल चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो जो जियान का बाप होता है वो अपनी बेटी की मौत से आग बबूला हो जाता है। बाहर जब निकल के देखता है तो उसे अपने सामने लिफान दिखता है, जिसने माँ मैंशन में घुस बैठ कर दी होती है। लिफान उसके बाप को धमकी देने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर की इस तरह से बेइज्जती करने की, आज मैं उसी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। फिर वो जियान का बाप उससे कहता है कि तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे तेरे टुकड़े ही वापस जाएंगे। और आगे वो अपने सारे डिसाइपल्स के सामने यह ऐलान करता है, वो भी इस लिफान को आज खत्म करेगा, मैं उसे अपना बेटा अडॉप्ट कर लूंगा, मेरी ये सारी जायदाद उसकी होगी, साथ ही इसकी बहन जो लियाओ है उसे भी इनाम में दिया जाएगा। उसके सारे डिसाइपल्स यहाँ फद्दू निकलते हैं। वो ये कहते हुए वहाँ से 9-11 हो जाते हैं कि हमारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे उसका बाप अपने दोस्तों की तरफ देखने लगता है कि कोई तो उसकी मदद करे, जिसपे वो जाओ फैमिली का जो लीडर होता है वो ये कहते हुए अपना पत्ता झाड़ लेता है कि ये माँ फैमिली का इंटरनल अफेयर्स है, मैं भला तुम्हारी फैमिली के मामले में क्यों पढ़ूं। इस पे वो मोटा बंदा जो कि वोंग फैमिली का लीडर होता है ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेता है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द है, मैं तो चला यहाँ से। तीसरी वो जो डुगू फैमिली की लीडर होती है जो कि एक मिस्टीरियस गर्ल है, वो माँ फैमिली के हेड से कहती है इतने छोटे मोटे मैटर तो माँ फैमिली खुद हैंडल कर सकती है, इसमें मेरी मदद की क्या ही जरूरत है। अब उसके सभी साथियों ने यहाँ पे तो पल्ला झाड़ लिया होता है। ली फैन का मुकाबला करने के लिए माँ फैमिली का जो हेड होता है ने अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया होता है। आगे वो ये कहते हुए यहाँ लिफान पे अटैक करता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई मार्शल स्पिरिट है ही नहीं, तुम्हें मेरे लिए खत्म करना तो एक चींटी को मसलने के बराबर होगा। मैं तुम्हें आज यहाँ पे ऐसी मौत दूंगा कि तुम पुनर्जन्म के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। इसी तरफ लिफान जो होता है वो लगातार उसके मार्शल स्पिरिट से बचने की कोशिश करने लगता है कि उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके प्रेशर अटैक से यहाँ लिफान भी नहीं बच पाता। आगे शासा उससे कहता है कि अभी सही वक्त है बच्चे, यहाँ से भाग जा। लिफान उससे कहता है कि तुम अपने आप को इमॉर्टल लॉर्ड कहते हो, बोल रहे हो कि इस भालू की मार्शल स्पिरिट तुमसे ज्यादा हायर रल्म पे है, तो आखिर तुम किस तरह की इमॉर्टल लॉर्ड हो जिसकी शक्तियाँ एक मार्शल स्पिरिट से कम है। क्या तुम्हारा 1000 सालों वाला एक डिमन सोल पावर इसके मार्शल स्पिरिट के सामने वीक है। जिसपे शासा उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लिफान उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी एक मार्शल स्पिरिट चाहिए और मैं सिर्फ तुम्हें 3 गिनने का ही समय दूंगा। जिसपे शासा उस पे चिल्लाने लगता है कि क्या तू पागल हो गया है, तुमने क्या मुझे बोतल से निकला हुआ जिन समझ रखा है जिसे एक पे एक ऑर्डर देते जा रहे हो। मार्शल स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म करना कोई आम सी बात नहीं होती, ये खतरनाक और एग्जॉटिक बीस्ट के सोल पावर को गैदर करना होता है। ने कभी किसी बीस्ट से फाइट की है, उसके इनर कोर को हासिल किया है, बड़ी ही आसानी से किसी मार्शल स्पिरिट की डिमांड कर रहे हो। तुमने एक बीस्ट तो क्या एक कुत्ते या बिल्ली को भी नहीं मारा होगा। जिसमें लिवान उससे कहता है कि तुम्हारे बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी काउंटिंग चालू कर देता है और 3 गिनती ही उसके पास एक बड़ी सी मार्शल स्पिरिट आ जाती है और ये स्पिरिट एक कैनन यानी कि तोप की होती है। तरह की वेपन मार्शल स्पिरिट को तो लिफान ने भी पहले नहीं देखा था। इसकी यूनिक पावर को देख करके वो शाशा को शाबाशी देता है। अब देखते हैं कि आगे तुम मुझे और क्या क्या चीजों से सरप्राइज करते हो। तरह की मार्शल स्पिरिट देख करके तो वो लड़की भी हैरान रह जाती है और यहाँ पे बातें बनना शुरू हो जाती हैं कि इस बंदे के तो मार्शल स्पिरिट को चुरा लिया गया था और उसके बाद फिर इसे मार दिया गया था। फिर ये बंदा वापस से जिंदा हो गया है, वो भी एक नए मार्शल स्पिरिट के साथ। आखिर कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर लिफान की सोल पावर किस लेवल तक पहुंची है। बस उसे यही समझ आता है कि इसकी ये जो बीस्ट मार्शल स्पिरिट है हमारी मार्शल स्पिरिट से कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्गर है। इस बात का पता लगाना ही होगा कि इसने इस तरह की मार्शल स्पिरिट कहाँ से पाई है। आगे दूसरी तरफ लिफान उस माँ फैमिली के हेड से कहता है, मैं तुम्हारा आज ऐसा हाल करूंगा कि माँ फैमिली का हर एक बंदा अगली बार जब मुझे देखेगा तो वो छुपने की ही कोशिश करेगा। आगे उसने अपनी तोप से अटैक कर दिया होता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ काले धुएं का ही ब्लास्ट होता है। आगे लिफान यहाँ शासा से पूछता है कि इससे अटैक क्यों नहीं हुआ। पता चलता है कि बारूद का गोला तो उसके पास ही रह गया। यहाँ पे सभी के सामने उसका पोपट बन गया।
माँ फैमिली का हेड उससे कहता है कि ये आखिर किस तरह का रहस्यमय अटैक है। इस फुद्दू से अटैक करके तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली अटैक किसे कहते हैं। उस माँ फैमिली के हेड ने अपने 9 हेवन थंडरबोल्ट की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। जैसे ही वो अपने सारी थंडर पावर को गैदर करते हुए यहाँ लिफान पे अटैक करता है। लिफान उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए शासा से कहता है कि जल्द से जल्द इस कैनन में बारूद भरो। तोप में एक बारूद का गोला जाते ही जैसे ही उससे अटैक किया जाता है, उस माँ फैमिली के हेड की तो वहाँ पे लाश भी नहीं मिलती। इतने भयानक ब्लास्ट से वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है कि वो जाओ फैमिली और दुगो फैमिली के जो हेड होते हैं बस खड़ी खड़ी यही सोचते रह जाते हैं कि ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट थी कि मात्र एक ही अटैक से इतनी ज्यादा तबाही मच गई। इस बारे में वो कुछ पता कर पाते इससे पहले ही लिफान वहाँ से गायब हो चुका था। सीन कट होता है और लिफान को हम देखते हैं जो कि आराम से अपने घर में एक दावत का मजा ले रहा था। जैसे ही वो अपना खाना फिनिश कर लेता है, उसकी सिस्टर लियाओ उसे कहती है कि चलो पैसे निकालो, जिस पर लिफान उससे कहता है कि अपने ही घर में भला खाने के कोई पैसे देता है क्या। लियाओ वो उस पे चिल्लाने लगती है कि तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा है। मैं तो कहा था कि तुम माँ फैमिली का हिसाब किताब करने जा रहे हो। वो सारे पैसे और वो सारे ट्रेजर्स कहाँ हैं क्योंकि माँ फैमिली ने हमारे से चुराए थे। जिस पे लिफान सोचने लगता है कि अरे वो सारे ट्रेजर्स वापस भी लाने थे। तो मैंने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि मुझे शक है कि अब वहाँ पे कुछ बचा भी रह गया होगा कि नहीं। कि इतने में ही वहाँ पे वो जाओ फैमिली का हेड आ जाता है कि आते ही यहाँ लिफान पे अटैक करता है। यहाँ पे खुद को और याओ को तो इस अटैक से बचा लेता है और आगे पूछता है कि ये बंदा कौन है, जिस पे लियाओ उससे बताती है कि तुम इतनी जल्दी इसे भूल गए हो। ये जाओ फैमिली का हेड जाओ जी है। अब तुम यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े थे तो इस जाओ फैमिली ने भी हमें सताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और माँ फैमिली के साथ मिल करके हमारे सारे एसेट्स को चुरा लिया। जिस पे लिफान उससे कहता है कि जब माँ फैमिली का काम तमाम कर दिया जा चुका है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं, इसका भी वही हशर होना चाहिए। लियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये जो जाओ फैमिली के बंदे होते हैं के पास बहुत ही अजीब किस्म की मार्शल स्पिरिट होती है, तक इनसे फाइट करने वाला कभी भी जिंदा नहीं बचा है, इससे पहले मुझे डील करने दो। जैसे ही लियाओ उस पे अटैक करने के लिए जाती है, वो जो जाओ फैमिली का हेड जाओवी होता है उसने मात्र एक चुटकी बजाई होती है और वहाँ पे लियाओ अनकॉन्शियस हो जाती है। आगे लिफान उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया क्या है। इस पे वो जाओ फैमिली के हेड और यहाँ लिफान के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। जाओ वो उससे कहता है कि तुम्हारी जो सोल पावर है वो मात्र एक एलिमेंट्री गैदरिंग रिल्म के कल्टीवेटर की है, तो तुम मेरे जैसे कंडेंस एलिमेंट पीक रिल्म के कल्टीवेटर का क्या ही मुकाबला करोगे। जिस पे लिफान उससे कहता है कि यही बात है तो मैं तुम्हें अभी के अभी डायरेक्टली ब्लास्ट कर देता हूँ। आगे वो शासा से उसी तोप की डिमांड करने लगता है, जिस पे शासा उसे कहता है कि चिल्लाना बंद करो, वो जो कैनन है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के उसे ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। अब आगे यहाँ पे लिफान कुछ कर पाता है, इससे पहले ही हम देखते हैं कि वो जाओ होता है फिर से चुटकी बजाता है और लिफान यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। आगे जाओ वो उसके पास जाकर के कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत स्पेशल होगे, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट में बहुत ही ज्यादा पावर होगी, तुम तो बड़ी आसानी से ही मेरे सामने ढेर हो गए, अब मैं तुम्हारी सोल पावर को एब्जॉर्व कर लूंगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिफान के अंदर से एक चमगादड़ बाहर निकलता है। चमगादड़ ही इसी जाओ की मार्शल स्पिरिट होती है, लिफान के अंदर उसकी सोल पावर को एब्जॉर्व करने गई थी। वो हैरान रह जाता है कि आखिर मेरी मार्शल स्पिरिट ने इसकी सोल पावर को कैसे नहीं एब्जॉर्व किया। जिस पे लिफान जागते हुए उससे कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। चलो मैं अपनी पावर का एक सीक्रेट तुम्हें बता ही देता हूँ कि ना ही मेरे पास कोई सोल पावर है एब्जॉर्ब करने के लिए और ना ही मेरे पास कोई मार्शल स्पिरिट है, और हाँ मेरे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना। आगे वो शासा से कहता है कि ये बुढ़ा मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ना ही तुम इसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो ना तुम्हारे उसी सोल सप्रेसिंग स्टोन को बाहर निकाला जाए, इसे अभी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। आगे जैसे ही शासा की स्पिरिट वहाँ पे दिखाई देती है, उसने उन सारे चमगादड़ों के मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर को नरिशमेंट मिल जाती है। उन सारे मार्शल स्पिरिट चमगादड़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ जो लियाओ होती है वो वापस से जाग जाती है। आगे लिफान उससे कहता है कि चलो हम अपनी पूरी ट्रेजर और एसेट उस माँ फैमिली से वापस ले आते हैं। यहाँ पे सीन कट होता है और हम लियाओ को देखते हैं जो कि हिसाब किताब में मगन होती है। उस माँ फैमिली के पास जितने भी उनके एसेट्स बचे कुचे होते हैं उन सबका वो हिसाब लगा रही होती है कि तभी वो मोटा बंदा जो कि वांग फैमिली का हेड है वो यहाँ जाओ फैमिली के हेड को पुकारते हुए बाहर निकलता है। वो अपने सामने लिफान को देख करके उसके तो पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि उस जाओ ने तो कहा था कि इस बंदे को वो ठिकाने लगा करके आता है, लगता है कि लिफान ने उसे ही ठिकाने लगा दिया है।
आगे लिफान अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या ये भी बंदा हमारी एसेट्स को चुराने में शामिल था। जैसे ही लियाओ उसे हाँ में जवाब देती है, लिफान तुरंत ही दौड़ते हुए उस मोटे वांग पे झपट पड़ता है। वांग जो होता है यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ये रहस्य बता सकता हूँ कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को किसने चुराया था। अब इससे पहले कि वो यहाँ सच्चाई उगल पाता, हम देखते हैं कि वो जो डुगु फैमिली की लीडर वो लड़की होती है, उसने उस वांग फैमिली के हेड को यहाँ पे मार दिया होता है ताकि वो सच्चाई ना उगल पाए। इस डुगु फैमिली की हेड ये जो लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में लियाओ बताती है कि इनकी फैमिली के बीच जो मार्शल स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा रहस्यमय है, इन्हें समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही ये जो लड़की है वो काफी ज्यादा मुझे मैनिपुलेटिंग लगती है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे यहाँ रोकने की कोशिश करती हूँ। जिस पे लिफान उससे कहता है कि मुझे मारना उस वांग फैमिली के हेड के मारने जितना आसान नहीं होगा। मैं उसकी तरह चिकन हार्टेड नहीं हूँ जो इस लड़की से इतनी जल्दी डर जाए। जानता हूँ कि इसके इरादे कुछ और ही है। इसे मुझे मारना होता तो ये मुझ पे कब का ही अटैक कर चुकी होती। ये मुझसे इतनी ज्यादा पोलाइट बातें इसलिए कर रही है क्योंकि इसे मुझसे कुछ और ही चीज चाहिए। इस पे वो लड़की उससे कहती है कि तुम मात्र एलिमेंट गैदरिंग रिल्म के एक कल्टीवेटर हो, इसलिए ना ही मुझे तुम्हारी इस लिन फैमिली के एसेट में दिलचस्पी है और ना ही मुझे तुमसे डरने की जरूरत। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दे दो। जिस पे लिफान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वैसे भी मेरे मार्शल स्पिरिट का नमूना तो तुम देख ही चुकी हो, इसे मुझे तुम पे आजमाने के लिए मजबूर मत करो। वैसे भी मेरी ये जो मार्शल स्पिरिट है, इस तरह की धाकड़े वेपन तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। फिर उसकी सिस्टर यहाँ लिफान से कहती है कि देखी तो क्या, इस तरह की चीज के बारे में हमने तो कभी सुना भी नहीं था। आगे लिफान उससे एक डील करने के लिए एग्री करता है कि अगर ये लड़की उसे बता दे कि उसकी मार्शल स्पिरिट को आखिर किसने चोरी किया था तो शायद वो उसकी यहाँ जान बख्श देगा। जिस पे वो दुगो फैमिली वाली मिस्टीरियस गर्ल कहती है कि तुम जैसे स्मार्ट लोगों से बात करके मुझे काफी खुशी मिलती है और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इस नए मार्शल स्पिरिट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बस ये जानना है कि तुमने अपनी ये जो मार्शल स्पिरिट है इसे कैसे हासिल किया है। मुझे अपनी इस नए मार्शल स्पिरिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि आखिरकार तुम्हारी अजूरा मार्शल स्पिरिट को चोरी करने वाला कौन था। उस बंदे ने एक खास किस्म के मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाए रखा था। मैं जानकारी तुमसे पाना चाहती हूँ, वो मुझे अगर मिल जाएगी, उस बंदे की एक पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर मेरे पास है, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। इस पोर्ट्रेट के बारे में सुन करके यहाँ जो लिफान होता है वो रुक जाता है, लेकिन इमॉर्टल लॉर्ड शाशा जो होता है वो यहाँ पे लिफान को चेतावनी देता है कि ये औरत जितनी ज्यादा क्रूर दिख रही है उतनी ही ज्यादा ये मैनिपुलेटिंग भी है। इसके लेवल्स तुमसे कई ज्यादा गुना हाई है, इसलिए इससे थोड़ा बच के रहना। क्योंकि यहाँ लिफान जो होता है वो उस मिस्टीरियस गर्ल के साथ जाने के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि उसे एक अजीब सी जगह पे ले आती है। उसके हाथों में वो पोर्ट्रेट थमाते हुए कहती है, मुझे पहले अपने उस नए मार्शल स्पिरिट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तब मैं ये तुम्हें दूंगी। लिफान उसे कहता है कि अभी इतनी भी ज्यादा जल्दी क्या है, मुझे इसके पिक्चर को देखने दो कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने मेरे अजूरा ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को चुराने की हिम्मत की है। यहाँ वो जो लड़की होती है लिफान से कहती है कि इस पिक्चर को ओपन करने से पहले इस बात का ख्याल रखना, इसे ही से ओपन करते हुए तुम इस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में जान जाओगे, तभी से ही तुम्हारी जिंदगी में एंडलेस ट्रबल की शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद तुम्हें दोबारा से मरना पड़े। यहाँ लिफान इस धमकी की परवाह ना करते हुए ये खोल के देख ही लगता है कि जरा देखिए तो सही ये बंदा कौन सी तोप है। उसे पोर्ट्रेट में एक अजीब से बंदे की शक्ल दिखती है, ये पहचान ही में नहीं आती क्योंकि उसने एक अजीब सा मास्क पहने हुए था। लिफान यहाँ उस लड़की से पूछता है कि ये आखिर किसकी तस्वीर है, ये तो पहचानी ही नहीं जा रही। लड़की उससे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि उस बंदे ने मास्क लगाया हुआ है, लाइक मास्क लगाए हुए बंदे की तस्वीर तो ऐसी ही होगी। मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने पोर्ट्रेट तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है उस मार्शल स्पिरिट के बारे में बताने की। लिफान उससे कहता है कि तुमने मुझे जिस तरह की पोर्ट्रेट दी है, चलो मैं तुम्हें उस सीक्रेट के बारे में बता ही देता हूँ। वो यहाँ कुछ अजीब से आड़े तिरछे मूव करता है, कहता है कि दिन में इसे 10-15 बार करने की कोशिश करना। मूव करने के बाद जिस तरह के मार्शल स्पिरिट तुमने मेरे पास देखी है वैसे ही तुम्हारे पास आ जाएगी। हम दोनों को एक दूसरे से जो जानकारी चाहिए थी वो हमने एक दूसरे को बता दी है, अभी से ही तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते। जब लिफान वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि तुम इस जगह पे पहले भी आ चुके हो? जिस पे लिफान उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है।
तो वो लड़की उसे बताती है कि लगता है कि तुम भूल गए हो, चलो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे उन लोगों ने इस तरह के ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए तुम्हें पहली बार मारने की कोशिश की थी और मार भी डाला था। सो मैं ये फिर से आजमाना चाहती हूँ कि एक बार फिर मरने के बाद तुम वापस से कैसे जिंदा होते हो। आगे यहाँ उस लड़की ने लिफान को मारने के लिए उसी तरह का फॉर्मेशन सेटअप कर दिया होता है। इसके कारण लिफान एक ऐसे रियलम में पहुंच जाता है जहाँ पे मार्शल स्पिरिट को चोरी करके रखा जाता है। वहाँ पहुँचते ही लिफान को एक जाइंट डिमन की मार्शल स्पिरिट धर दबोचती है। लिफान अपने चारों तरफ देखता है लेकिन उसकी चुराई हुई मार्शल स्पिरिट यहाँ पे नहीं दिखती। बस उसे उसी तरह के जाइंट मार्शल स्पिरिट्स दिखते हैं जिन्होंने लिफान को चारों तरफ से घेर रखा था। अब आगे उनमें से एक मार्शल स्पिरिट जो होता है वो लिफान की ही स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो आकार में कई ज्यादा गुना बड़ा हो जाता है और अब वो लिफान पे अटैक करना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ लिफान ने उसका सामना करने के लिए वापस से उसी कैनन तोप को एक्टिवेट कर लिया होता है। एक ब्लास्ट से ही उस डिमन मार्शल स्पिरिट पे तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उस तोप के अंदर जो बारूद का गोला होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से बना होता है कि अटैक होते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज फैल जाती है कि बाकी के सभी जो डिमन स्पिरिट्स होते हैं वे सभी भी आकार में अब बड़े हो जाते हैं। अब सभी मिलकर के यहाँ लिफान पे अटैक करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ लिफान उनके अटैक से बचता हुआ इमॉर्टल लॉर्ड शाशा को पुकारता है, उससे मदद मांगता है कि यहाँ पे नींद में चलना बंद करो, ये बताओ इन सब से कैसे निपटा जाए। शाशा को वहाँ पे एक अजीब सी चीज दिखती है। वो यहाँ लिफान से पूछता है कि तुम आखिर किस हद तक कल्टीवेट कर सकते हो, तो अपनी कल्टीवेशन लेवल को पार करने के लिए किस सीमा तक पहुँच सकते हो। जिस पे लिफान उससे कहता है कि ये डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटीज पे, तुम्हारी एबिलिटीज के मुताबिक तुम मुझे जितना चाहो उतना पावरफुल बना सकते हो। अब उसकी इतना कहने की देर होती है कि वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण चारों तरफ से वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बाढ़ सी आ जाती है और अब ये सारी एनर्जी लिफान की बॉडी में एब्सॉर्ब होना शुरू हो चुकी थी। लिफान यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अपने हाथ की ताकत से ही उसने बड़े से डिमन मार्शल स्पिरिट्स को दूर फेंक दिया होता है। यहाँ पे इनके बीच एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे एक तरफ लिफान अकेला होता है, उससे भिड़ने वाले कई सारे जॉइंट मार्शल स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन लिफान इन सभी का ही खात्मा एक झटके में ही कर देता है क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का अंबार जो आ जाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में बहने के कारण यहाँ हम देखते हैं कि लिफान ने तो कंडेंस एलिमेंट के मिड लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसने तो इस लेवल को प्लग झपकते ही अचीव कर लिया है। इस एबिलिटी को देख करके यहाँ शाशा भी हैरान रह जाता है कि ये बंदा तो वाकई में पागल है। इसने तो अपने शरीर की सारी सीमाओं को लांघ दिया है और बिल्कुल यही सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल रेल्म्स बनने के काबिल है। इधर दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस गर्ल अभी भी लिफान का इंतजार कर रही होती है। काफी देर तक वेट करने के बाद उसे लगता है उसने लिफान को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। सोचते हुए वहाँ से जाने लगती है कि ये बंदा भी नाम का ही निकला है कि गलती से ही वो वापस से जिंदा हो गया होगा। तभी लिफान उस रिल्म से बाहर निकलता है और उसके हाथ में वही जॉइंट मार्शल स्पिरिट की वो कटी हुई मुंडी होती है। खतरनाक ऑरा को देख करके वो लड़की भी भयभीत हो जाती है। मुझे एक किलिंग मशीन लग रहा है क्योंकि उस रिल्म से बाहर निकलने के लिए तो अनगिनत मार्शल स्पिरिट्स को वहाँ खत्म करना होगा, तभी कोई वहाँ से बाहर निकल सकता है। लिफान उसके पास पहुँच के कहता है कि अरे मुझे तो वापस से बहुत तेज भूख लग गई है, उम्मीद है कि मेरी बहन ने मेरे लिए कुछ खाना बचा के रखा होगा। आगे उस कटे हुए सर को वो उस लड़के को हैंड ओवर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख वो लड़की बस यही सोचती है कि धीरे धीरे इस बंदे में मेरा इंटरेस्ट तो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले तो इसकी अजीब सी वो मार्शल स्पिरिट और दूसरा इसका वापस से बार बार जिंदा होना। इस बंदे के बारे में जानने के लिए मैं तो और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुकी हूँ। इधर दूसरी तरफ लिफान यहाँ पे शाशा से पूछता है कि अभी जिस कल्टीवेशन मेथड को तुमने यूज किया, इस जैसी ताकत को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया और मुझे इस पावर के बारे में और भी जानना है। शाशा इस बात को ये कहते हुए टाल देता है कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा कल्टीवेशन मेथड था, ये इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है जिसके बारे में कुछ और भी जाना जाए। अब आगे यहाँ पे सीन कट होता है और हमें लिन फैमिली के ही एंसेस्ट्रल होम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन याओ किसी से मिलने के लिए आई होती है। इस लड़की का नाम शुई होता है। लिन याओ उससे कहती है कि इतने सालों तक हमारी इस एंसेस्ट्रल होम को हिफाजत से रखने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया,
लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे यंग मास्टर लिफान जो है वो अब वापस आ चुके हैं। से हमारी लिन फैमिली की सारी जिम्मेदारी हमारे यंग मास्टर लिफान की है। देखना कुछ ही टाइम में हमारी लिन फैमिली वापस से समृद्ध हो जाएगी। शुई जो होती है वो यहाँ पे रोते हुए लियाओ से कहती है, बहुत ही खुशी है कि हमारे यंग मास्टर लिफान जिंदा है और आपके बाद से हमारे लिन फैमिली को कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। आगे शुई उससे कहती है कि हमारे यंग मास्टर लिफान यहाँ कब आ रहे हैं। इस पे शुई उससे कहती है कि अब रोने की जरूरत नहीं है, लिफान यहाँ जल्दी पहुँचने वाला है, इसीलिए चलो उसके स्वागत में हम दोनों बहुत ही अच्छा सा खाना उसके लिए बना के तैयार रखें। अब यहाँ पे एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। शुई जो कि उनके वफादार होने का दिखावा करती है, उसने लियाओ को ही जहर दे दिया होता है। कहती है कि तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, मास्टर के लिए मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी ताकि उन्हें भी उसी तरह से पॉइजन दे सकूं जैसे तुम्हें दिया है। अब आगे यहाँ पे शुई ने लियाओ का रूप ले लिया होता है और वो खाने के लिए ढेर सारी डिशेस प्रिपेयर करके रखती हैं। आन उन सारी डिशेस को बड़े मजे से ही एंजॉय कर रहा होता है। इस सिस्टर की तारीफ करता है कि दिन ब दिन तुम्हारे खाने बनाने के जो स्किल्स है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तुई उसे एक और बोल सर्व करते हुए कहती है कि इस रूम की हालत काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है, ना कल ही इसे रिनोवेट करने का काम शुरू करा दिया जाए। जाकर के हमें इस पूरे एंसेस्ट्रल होम को भी रिनोवेट कराना होगा। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हमें कुछ पेंटिंग्स और फर्नीचर्स की भी जरूरत होगी। अब उसकी ये बात सुनते ही यहाँ जो लिफान होता है वो खाना बंद कर देता है और उसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पे है। जिस पे वो शुई उसे कहती है कि मैं तो यहीं पे हूँ, तुम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो। इतना कहती ही उसने अपने जहरीले चाकू से लिफान पे अटैक करना शुरू कर दिया होता है। लिफान यहाँ उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे धर दबोचता है और उसे पता चल जाता है कि इस सारे खाने में पहले से ही जहर मिलाया जा चुका है। इसे डिटेक्ट करती ही उसने उस जहर मिलाने वाले सांप को वहीं मार डाला होता है। आगे वो शुई अपने असली रूप में आती है। लिफान से कहती है कि मेरे वेश बदलने के बावजूद भी आखिर तुमने मुझे कैसे पहचाना। उसे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरी बहन के लिए मैं किसी फ्री लेबर से कम नहीं हूँ। मेरे होते हुए ये सारा काम वो किसी दूसरे से नहीं करवाएगी क्योंकि वो 1 रुपया भी फालतू का खर्च नहीं करती। जब तुमने इस पूरे मैंशन को रिपेयर करवाने की बात की तभी से समझ गया कि तुम मेरी सिस्टर हो ही नहीं सकती, इसीलिए सच सच बताओ कि तुम कौन हो और मेरी सिस्टर अभी कहाँ है। जिस पे वो शुई इतना कहते हुए कि खुद ही ढूंढ लो, उसे मैंने काफी देर पहले ही पॉइजन दे दिया है, अब उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कहते ही वो खुद भी मर जाती है क्योंकि उसने पहले ही जहर खा लिया था। अब यहाँ लिफान अपने अकल के घोड़े दौड़ाने लगता है कि आखिर जिस बंदे ने इसे मुझे और मेरी बहन को यहाँ मारने के लिए भेजा है वो सिंपल नहीं होगा। आगे अपने सिस्टर का पता ढूंढने के लिए वो उस जहरीले सांप को अपने हाथ में लेता है। यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वो जान जाता है कि उसकी सिस्टर को इसी एंसेस्टर होम के कमरे में एक बड़े से बॉक्स के अंदर रखा गया है। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता है और जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करके देखता है, जहर के असर के कारण लियाओ वहाँ पे बेहोश पड़ी थी और ये जहर उसके सबकॉन्शियस माइंड में अब फैल चुका होता है। तो लॉर्ड शाशा जो होता है यहाँ लिफान को आगाह करता है, अगर इसकी पॉइजनस बॉडी को तुमने टच किया तो तुम भी मारे जा सकते हो। लिफान यहाँ उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को इस तरह से मरने नहीं दे सकता। वो उसे उठाता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारा जहर निकालने की कोशिश करने लगता है। सारा जहर इकट्ठा करने के बाद वो इस जहर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है ताकि इमॉर्टल लॉर्ड शाशा जो है वो इस पॉइजन के साथ डील कर सके। शाशा उसे कहता है कि इस जहर से निपटना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई बाहर इंतजार कर रहा है, पहले तुम उससे तो निपट लो। यहाँ पे लिवान पे अटैक करने के लिए एक और बंदे की एंट्री होती है। दिखने से लग रहा होता है कि इसको भी किसी ने पॉइजन दिया है, वो किसी और की पोजीशन में होता है और आते ही यहाँ लिफान पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने उस पे अटैक करने के लिए अपनी कैनन को एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन अभी उसने जो अपनी सिस्टर की बॉडी से जो जहर निकाला है, जहर अब उसके सबकॉन्शियस माइंड पे हावी होने लगता है और इस पॉइजन का असर अब उसकी बॉडी पे दिखने लगता है। अब इस जहर का सामना करते हुए लिफान जो होता है वो उस बंदे से भी फाइट कर रहा होता है और वहीं वो इमॉर्टल लॉर्ड शाशा से मदद मांगता है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इधर लिफान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो शाशा होता है वो अभी उस पॉइजन के साथ ही डील कर रहा होता है। यहाँ शाशा लिफान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, ये जो शिलालेख वाला स्टोन है जिसके अंदर मैं कई सालों तक गहरी नींद में था, तुम्हारी डेफिनेटली बहुत मदद कर सकता है। उस इंस्क्रिप्टेड स्टोन के ऊपर वो जो सांप का जहर होता है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लिफान की बॉडी पे जो जहर का असर चढ़ रहा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है
और अब अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए वो उस बंदे से निपटने लगता है। और फिर वहाँ पे उस बंदे पे जो लिफान के पंचेस की बिन बादल बरसात होती है। सारे पंचेस से बेतहाशा मार खाने के बाद वो बंदा सीधा जमीन पे ढाई मारता है। आगे यहाँ लिफान जो होता है वो इमॉर्टल लॉर्ड शाशा की तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई में तुम ही इमॉर्टल लॉर्ड होने के काबिल हो, हर तरह की सिचुएशन से कैसे डील करना है तुम्हें बखूबी पता है। जिस पे शाशा उससे कहता है कि मैं हूँ ही तारीफ के काबिल, तभी तो मैं एक इमॉर्टल लॉर्ड हूँ। इधर उस बंदे के ऊपर से वो पॉइजन का असर भी हटने लगा था। लिफान जो होता है उस पे एक अंतिम अटैक कर पाता कि तभी लियाओ भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ लिफान उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। लियाओ से कहती है कि बहुत दिनों के बाद मुझे इस तरह की लंबी और अच्छी नींद आई है। आगे वो उस बंदे को पहचान जाती है और उससे कहती है कि आखिर ये लिन कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो हमारा कजन है और लिन फैमिली का ही एक मेंबर है। तो आखिर इस बेचारी की हालत किसने की है। कॉन्ग के पास आकर के पूछती है कि तुम मुझे बताओ किसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है। मेरा भाई लिफान उसकी हेकड़ी उतार देगा। लिफान यहाँ पे उससे कहता है कि अरे जो हो गया सो हो गया, इस पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों को कुरेदती हो। बेचारे उस लिन कॉन्ग की हालत यहाँ बहुत ही बुरी होती है, उससे तो चला भी नहीं जा रहा होता है। वो मेंशन के अंदर जाता है, उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। एक तख्ती पे यहाँ पे किसी का नाम लिखा होता है। वो इन दोनों भाई बहन से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इन फैमिली का एक भी मेंबर अब बचा नहीं रह गया, अगर यहाँ पे रहे तो तुम लोग भी मारे जाओगे, इसलिए जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के भाग जाओ। लिफांग उसे कहता है कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, लिन फैमिली के हर एक मेंबर को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जहाँ भी फंसे हुए हैं। यहाँ वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो लिन फैमिली के हर एक मेंबर को ढूंढ निकालेगा। बाकी यहाँ सीन कट होता है और हमें इस सब के मास्टरमाइंड एक सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि एक खास तरह की पिल को बनाने में लगा पड़ा था और इसके लिए वो अलग ही तरह के रिचुअल्स कर रहा होता है। इस पे वो अपने यहाँ कैद हुए बंदे को ब्रूटली तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। वहाँ पे वो सिख लीडर ने जिस तरह के पिल को बनाया होता है बारे में उसके डिसाइपल्स आके बताते हैं कि जो डिसाइपल्स इस पिल को खा रहे हैं वो पागल होते जा रहे हैं। कुछ डिसाइपल्स की बॉडी तो इतनी ज्यादा वीक थी कि उनकी बॉडी एक्सप्लोसिव तरीके से फट गई और वो वहीं पे मर गए। हमने इस पूरे मामलों को दबाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा पानी की तरह बहाया है। अगर इसी तरह से लोग मरते रहे तो हमारे सेक्ट के बारे में चारों तरफ से ये अफवाह फैल जाएगी। हमारे बनाए गए स्पिरिचुअल मेडिसिन को कोई भी नहीं खरीदेगा और फिर हमारे इस स्पिरिचुअल मेडिसिन सेक्ट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। साथ ही सेक्ट लीडर आपकी भी रेपुटेशन गिर सकती है। जिसपे वो सेक्ट लीडर उसे कहता है कि इस तरह की मामूली बातों को मेरे सामने मत लाया करो। दोबारा इस तरह के मैटर को मेरे सामने पेश करने की कोशिश की तो तुम्हें 3 महीनों तक मेडिसिन स्लेव बन करके गुजारना पड़ेगा। वो बंदा अपनी इस गुस्ताखी के लिए अपने सेक्ट लीडर से माफी मांगने लगता है। तभी वो जो सेक्ट लीडर होता है फिर से नए पिल्स का बैच बना लेता है। जैसे ही खाने वाला होता है वो सोचता है कि क्यों ना इस डिसाइपल्स पे पहले इसका प्रयोग किया जाए। वो एक एक पिल इन तीनों को देता है। अब वे बंदे यहाँ हिचकिचा रहे होते हैं इस पिल को खाने के लिए। तो वो सेक्ट लीडर उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि इन्हें मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी बच्ची की तरह फीड करवाऊं? तो जल्द खा लो वरना मेरे पास दूसरा भी उपाय है। वे तीनों डिसाइपल्स डर के मारे उस पिल्स को खा लेते हैं और फिर उनकी बॉडी में जो रिएक्शन होता है इससे सारे पागल हो जाते हैं। सेक्ट लीडर देख के समझ जाता है कि अभी भी इस पिल को बनाने में कुछ न कुछ कमी जरूर आ रही है कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आकर के सेक्ट लीडर को ये खबर देती है लिन फैमिली के मेंबर्स जो भाग गए थे वो अब वापस आ चुके हैं। ये यहाँ पे लिफान और लियाओ के बारे में बात कर रही होती है। ये खबर सुन करके वो सेक्ट लीडर हंसने लगता है और अपने 3 पागल हुए डिसाइपल्स को ये ऑर्डर देता है कि उन दोनों को यहाँ पे मेरे सामने लेकर के आओ। पिल को खा करके ये तीनों डिसाइपल्स तो पागल हो चुके थे लेकिन फिर भी ये उस सेक्ट लीडर की आज्ञा मानते हैं और उनके हाँ करते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के लिए कभी कभी अचानक से गायब हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें गाइस पर्सनल लाइफ को भी देखना पड़ता है और वैसे भी ऐसी कोई सीरीज नहीं आ रही थी जो कि आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में बांधे रखे। इसलिए मैं वेट कर रही थी इस तरह के कुछ धमाकेदार सीरीज के आने का जो कि आपके एंटरटेनमेंट के डोज को बनाए रखे। आप लोगों को मेरी ये नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी साथ ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे इस तरह के और भी वीडियोस को बनाने के लिए। लोगों की ही तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आता है तो मेरी मोटिवेशन लेवल एकदम गिर जाती है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, अगर आप लोगों ने चाहा तो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।